खाने में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हमेशा गूंज रही हैं और स्पेशली पेरेंटिंग और बच्चों को लेके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पर इस टाइम पे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आजकल के बच्चे किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हुँ। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक तो बच्चों के लिए जगह कम है। ज़्यादातर जब बच्चों की बात होती है तो वो ऊपर से एक नीचे एक पैट्रोनाइज़िंग गेज़ होती है। पॉलिसी बच्चों के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। हम बच्चों को किस तरह के आदर्श बच्चे बनाएँ, आदर्श नागरिक बनाएँ, इस तरह की सोच है। इस तरह के बारे में मतलब सोचा जाता है। लेकिन बचपन सिर्फ़ एक तरह का नहीं है। हमेशा से बचपन सिर्फ़ एक तरह का नहीं है। हम किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, हमारा क्लास, कास्ट, रिलिजन, जेंडर ये सारी चीज़ें बचपन पे एक इन्फ्लुएंस होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि एक्चुअली बचपन तरह-तरह के होते हैं और हम सिर्फ़ एक नॉर्मेटिव चाइल्डहुड मान के उनके लिए कुछ हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो हम करते हैं क्योंकि हम बचपन के बारे में सिर्फ़ एक नज़रिए से देखते हैं कि बचपन ऐसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बच्चे केयरफ्री होने चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए वक़्त होना चाहिए, बच्चे खुश होना चाहिए, ये सब हम सोचते हैं और बिल्कुल वो होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए लेकिन हर बच्चे के लिए वो होना चाहिए। और हम ये नहीं देखते कि कुछ बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ उनको काम भी करना पड़ता है, जहाँ उनके पास खेलने की जगह नहीं है। कितने बच्चों से मैं मिली हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि मतलब हम खेलना चाहते हैं, पास में कोई पार्क नहीं है। हम बाहर जैसे गोवंडी में, बॉम्बे में एक रीसेटलमेंट एरिया में मैंने बच्चों के साथ जो काम किया, तो वहाँ पे वो बिल्डिंग के कॉरिडोर में खेलना चाहते हैं। तो जो अडल्ट्स हैं, जो शिफ्ट वर्क करके आते हैं, वो उनके सोने का वक़्त होता है, तो फिर वो उन पे चीखते हैं। तो हम ये नहीं मान के चलते ना कि हाँ, इवन द यूएन हैज़ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड और उसमें ये है दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव द राइट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट कुछ बच्चों के लिए जो उनकी माली हालत है वो ये मुमकिन नहीं कर सकता, तो फिर हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं? हम सोचते भी हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इस बात पे थोड़ा सा गौर करना कि बचपन तरह-तरह के होते हैं। तो हम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? और जब हम कहते हैं ना कि आवाज़ें हैं, बहुत हैं आवाज़ें, लेकिन कौन-सी आवाज़ें किस बच्चे तक पहुँच रही हैं, इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो एक मतलब एक समान वो एक्सपीरियंस नहीं है। हर बच्चे का जिस तबके से बच्चे आते हैं, उनका एक्सपीरियंस उससे उस पर निर्भर होता है। तो मेरा जैसे एक आजकल एक प्रोजेक्ट जो मैंने किया है, उसका आउटरीच चल रहा है चिल्ड्रन और सिटीज़नशिप को लेके। तो उसमें जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, आज़ादी, बराबरी और बंधुता पे, तो हर जगह कुछ चीज़ें हैं जो अलग होगी और हर जगह कुछ चीज़ें हैं जो मिलती-जुलती रहेंगी, क्योंकि वो दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट समथिंग बाइंड्स अस। बट ये एक मौका मिलना कि हम इस पर सोच पाएँ कि आज़ादी की परिभाषा सबके लिए एक नहीं हो सकती। आज़ादी की परिभाषा हम जिस क्लास से आते हैं उस पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अगर एक एक ही घर में देख लें तो उसमें भाई और बहन के बीच में आज़ादी की परिभाषा बदल जाती है। अभी मैं बस 2 हफ्ते पहले झारखंड में थी, तो मेरे प्रोजेक्ट में हमने एक पॉडकास्ट बनाया है, पोएट्री पॉडकास्ट जो बच्चों की कविताओं पे बनाया गया है। तो उसमें एक लाइन है आज़ादी पर, जो एक कविता थी उसमें एक लाइन है जो एक बच्ची ने लिखी है कि ये शायद बॉम्बे वाली लड़की थी एक, उसने लिखा है कि आज़ादी मेरा घर है क्योंकि मैं उसमें छोटे कपड़े पहन सकती हूँ। तो जो रांची में झारखंड में लोहरदगा में बच्चे थे मेरी वर्कशॉप में, वो सब एक समान तबके के थे, आसपास एक दूसरे के मोहल्ले में रहने वाले थे, लेकिन लड़का और लड़की का रिस्पॉन्स उसी छोटे ग्रुप में इतना वेरिड था और लड़कियों को ये जो लाइन थी इतनी जानी पहचानी लगी। It resonated with them. They knew what that experience was of being judged for what they were.
लेकिन लड़कों को ये एकदम नई बात लगी कि इसका क्या मतलब है, मतलब हमें तो कभी सोचने को ये मतलब होता ही नहीं है ये नेसेसरी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चों की बातें सुनना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, ये आई थिंक हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं, एनेबल करना चाहते हैं, हाँ वो हमें करना है और हमें करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सुनने में अडल्ट्स के लिए एक्चुअली एक लर्निंग है जो हम भूल जाते हैं, पर्टिकुलरली जब हम ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में हम सोचते हैं। तो हम ये क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशंस हैं उनकी कहानियाँ, उनकी आवाज़ें ज़रूरी हैं। तो इन सम सेंस बच्चे तो हमेशा मार्जिनलाइज होते हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं होता है, क्योंकि पावर तो हमेशा अडल्ट्स के पास होता है। तो ये सुनने से एक्चुअली हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नुअंस्ड हो सकती है। और मुझे तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि जो बच्चों के साथ बातचीत मैं करती हूँ उससे मुझे एक मेरे नज़रिए में आई थिंक ना एक नयापन आया है। जैसे आप बता रही थी कि आप बच्चों से बातचीत करती है तो हमेशा कुछ नयापन या कुछ सीखने को मिलता है, तो क्या सोच रहे हैं बच्चे जब मतलब इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है उन पर? तो मुझे लगता है बच्चों की आवाज़ें सुन के जो जैसे हमारे एवरीडे में एक तो जो चीज़ें हमें जैसे हम ये इनहेरिट करते हैं ना दी स्टॉक फ्रेजेस, एक उसका जो लाई है, द लाई ऑफ दो स्टॉक फ्रेजेस, उसका झूठापन वो भी एक निकल के आता है। तो हम कहते हैं कि जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि सबको आज़ादी और बराबरी मिलनी चाहिए। तो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं तो हमें फ़ौरन पता चलता है कि वो ऐसा है नहीं। जो बच्चा जो दलित है, हमारी ये मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में और जो कविताएं उन्होंने लिखी उस रिसर्च प्रोजेक्ट में, उसमें निकल के आता है कि स्कूल में जो एक्सपीरियंस है कि ये सुनने में बहुत कॉमन है कि कोई उनको कह रहा है कि किसी और बच्चे को कह रहा है कि इसके साथ बात मत करो क्योंकि ये तो छोटी जाति की है। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस कि इसके साथ एक और दिल्ली में एक और जगह जब हमने ये शेयर किया तो एक बच्ची ने कहा कि हाँ ऐसे कहते हैं कि वो मुसलमानों के, हमें घर में भी कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ टिफ़िन में मत बैठा करो, मत खाया करो। ये भी एक एवरीडे लाइफ का मतलब हमें ये दिखता है कि वो जो झूठ है इन अ सेंस, बट आई थिंक उसमें पॉसिबिलिटी भी हमें दिखती है अगर हम बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा वो स्पेस बनाएं शेयरिंग के लिए। क्योंकि वही लड़की जिसने मुझे कहा कि घर में कहा जाता है कि मत बैठो मुसलमानों के साथ टिफ़िन के टाइम, शी सेड लेकिन मैं नहीं सुनती, मैं बैठ जाती हूँ। बॉम्बे में एक लड़की ने बराबरी पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसने अपनी कविता में भी और उसने एक आर्ट वर्क भी बनाया था। दलित लड़की है और उस वक्त ना कर्नाटक में वो हिजाब वाला चल रहा था पूरा मुद्दा। तो उसने जो आर्ट वर्क बनाया उसमें उसने एक स्कूल बनाया और कुछ लड़कियां थीं हिजाब में और कुछ लड़के थे प्लैकार्ड लेके जिसमें लिखा था नॉट अलाउड या ऐसा कुछ था। तो मैंने पूछा कि तुमने क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि ये तो मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, तुम तो मुसलमान नहीं हो। तो उसने कहा कि मेरी जो दोस्त है वो मुसलमान है और हम साथ पले बड़े हैं, मैं उनके घर जाती हूँ, वो मेरे घर आती हैं, तो मुझे सुनने में आता है कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके घर में क्या परेशानियाँ हैं, किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, किस चीज़ से उन्हें डर लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इसके बारे में बताऊं क्योंकि मुझे लगता है कि ये गैर बराबरी का एक एग्ज़ाम्पल है। अगर उनके मज़हब में है कि उनको पहनना है तो फिर उनको वो हक मिलना चाहिए जैसे और लोगों को पहनने का हक होता है। तो मुझे लगता है कि ये एवरीडे लाइफ में दोनों चीज़ें बच्चों के एक्सपीरियंसेस से, बच्चों की आवाज़ों से हमें ये मिलता है। एक कि व्हाट इज़ द लाई ऑफ द नॉर्मेटिव और दूसरा द पॉसिबिलिटी ऑल्सो ऑफ ओवरकमिंग इट। दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर हम थोड़ा सा एक माहौल बनाएं जिसमें वी आर इंटरेस्टेड इन दैट शेयरिंग, ना कि हम इस नज़रिए से जाएं कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है और हम आपको समझाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि हमें एक क्यूरियोसिटी के साथ
बच्चों के साथ अगर हम बात करें तो इसमें हमारे लिए सीखने को काफ़ी है और हमारी जो अपनी सोच है वो it will be much more nuanced, more layered, and I think it will allow us to imagine because हम बच्चों पे तवज्जो क्यों देते हैं, पॉलिसी में क्यों देते हैं, because we say they are going to carry the future, ना, the burden of futurity lies on the children's shoulders. तो अगर actually we are interested in that future, then we have to understand what is the present, ना, तो हम उसको कैसे समझेंगे अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे. बट जैसे मार्कर्स होते हैं ऑफ के कुछ चीज़ें, जैसे आपने कहा खेलने के लिए जगह हो या हर तरह की इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, तो ऐसे मार्कर्स होंगे विच विल प्रोबेबली हेल्प एवरी चाइल्ड एक्सेल. तो वो मार्कर्स क्या होते हैं? आज़ादी, सबके लिए आज़ादी. अभी हमारे झारखंड वाले वर्कशॉप में हम जब आज़ादी का वो करने जा रहे थे, जो जिस संस्था के साथ मैं कर रही थी, तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया था, मूवमेंट एक्सरसाइज. उसमें था कि किस किस चीज़ों से आज़ादी चाहिए और फिर लास्ट में था कि कितनी आज़ादी. तो एक लड़की कहती है इतनी सारी आज़ादी. तो आई फील सबसे पहले दैट इज़ द मार्कर ना, कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी, आज़ादी किसी से चीज़ को करने की आज़ादी, आज़ादी एक सोच की आज़ादी. तो वो हम कैसे बनाते हैं वो और वो आज़ाद माहौल हम कहाँ बच्चों के लिए होना चाहिए, घर में, स्कूल में, मोहल्ले में, देश के स्तर पर. अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो देश के स्तर पे होगा, बट बेसिकली दैट इज़ द चाइल्ड्स स्पेस ना, द होम, स्कूल, नेबरहुड. एंड द नेबरहुड मतलब गांव हो या शहर हो, मोहल्ला हो, जो भी. तो ये आज़ादी बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? तो एक तो एक इंडिविजुअल लेवल पे करना है, जो माँ बाप हैं उनको करना है, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको करना है. और ये बार बार निकल के आता है क्योंकि बच्चे कहते हैं. अभी बॉम्बे में मेरी जो वर्कशॉप हुई विद हम हिंदुस्तानी, एंड दिस वाज विद students who are going into college, some junior college and some proper college. And this idea that जो टीचर्स तवज्जो देते हैं टॉपर्स को वीक स्टूडेंट्स की तुलना में, ये आइडिया फॉर एग्जांपल. तो इसमें मतलब है कि यहाँ नहीं है आज़ादी. ये दिल्ली में एक बस्ती में ये मुझे बताया कि जो हम स्कार्फ पहन के जाते हैं तो टीचर कहती हैं कि ये उतार दो, तुम्हारा घर नहीं है. मुस्लिम बच्चों ने, बॉयज़ ने मुझे बताया कि कहते हैं कि मुसलमान बच्चे, लड़के, आप पीछे जाके बैठो. सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग देयर. तो स्कूल में किसकी जिम्मेदारी है वो करना? एंड देन जब हम मोहल्ले या गांव के स्तर पर हम सोचते हैं तो दिस आइडिया, जेम्स बॉल्डविन का ये कितना फेमस फ्रेज है ना, जो आजकल काफ़ी चल रहा है ना, दैट द चिल्ड्रन आर ऑलवेज आज एवरी सिंगल वन ऑफ देम और ईच वन ऑफ देम. दैट आइडिया. तो जो हम मोहल्ले और गांव की बात अगर करते हैं तो उसमें मतलब सिर्फ अपने बच्चे की नहीं, लेकिन हर बच्चे के अगर हम सोचें तो फिर वो हम बदलाव ला सकते हैं ना. जैसे जो बच्चे ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ खेलने की जगह नहीं है, तो अगर कोई जिसके पास थोड़ी सी जगह है, उसका गेट है और वो कह सकता है कि आके आप यहाँ खेलो, तो इसका मतलब है वो सोच रहा है दूसरे बच्चे के बारे में. तो ये जिम्मेदारी आई थिंक मतलब हर अडल्ट की है, जिसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे नहीं हैं, बिकॉज द चिल्ड्रन आर ऑलवेज आवर्स, all of them. And that I think is like a key marker, that who is thinking about the children, who is making place for that freedom, because we think that should be there for children. And फिर उससे आगे बढ़कर फिर बराबरी की बात आएगी ना, कि मतलब हम कैसे, ये तो मालूम है हमें कि जो हमारे संविधान में लिखा है वो प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन बच्चों के बीच अगर बच्चा ये नोटिस कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ है वहाँ जो हम कर सकते हैं ठीक करने के लिए. एंड आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है, पहले आता रहा है, शायद
इतनी ये कहानियाँ निकल के नहीं आती थीं, या शायद ये भी हो सकता है कि कुछ बदला है इन द सेंस दैट जैसे प्रिविलेज्ड मुस्लिम हाउसहोल्ड्स में भी अब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे। हाँ, ये कहानियाँ अब तो काफ़ी कॉमन हो गई हैं कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में भी जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बच्चों से, टीचर से ये होता है। सो मे बी ये बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि एक बदलाव ये तो ज़रूर आया है कि हमारे सोसाइटी में अब एक हार्शनेस, जो हिंसा है, स्पीच में हिंसा, जिस तरह की चीज़ें हम इतने फ्रीली कह देते हैं, शायद वो पहले उतना नहीं था। तो ये एक बदलाव ज़रूर आया है। इवन दो आई एम सेइंग कि पहले भी था, पहले भी ऐसे नहीं था कि सबके बचपन अच्छे थे, ठीक थे। ये दैट दैट नॉस्टैल्जिक व्यू एक्चुअली इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक जो आपने बात करी ना कि इतना शोर है, तो उस शोर में एक्चुअली हिंसा भी है। जिस तरह के माहौल में वो पल बढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी होता है ना कि कैसे उसको ठीक किया जाए, क्योंकि वी डू से ना द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर। तो फिर हम एक्चुअली कैसे इमेजिन कर रहे हैं उस फ्यूचर को? हम मतलब जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, but we have to take the everyday experience of the child into cognizance ना। तो वो हम कैसे करेंगे अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे? काफ़ी पेरेंट्स जो के बच्चे मतलब आई थिंक अब बड़े ही हो रहे हैं स्क्रीन और टेक्नोलॉजी के साथ, उनमें एक बहुत बड़ा फोबिया है कि ये पढ़ता नहीं है, या ये लिख नहीं पाता, या ये मतलब जो हाथ का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मतलब ऑफ कोर्स जैसे स्क्रीन्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक बच्चे पे होगा जो कोई और सोशल क्लास से आता हो, जिसके लिए वो गेटवे है इन्फॉर्मेशन का। जी। बट नॉर्मली स्क्रीन्स को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है होना चाहिए जो थोड़ा रैशनल भी हो? और आई थिंक डेफिनेटली कि किस तबके से हम आते हैं, ये इस पे हमें गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक वर्कशॉप में आज़ादी के लिए एक बच्ची ने मोबाइल फ़ोन बनाया था, और एक हम हिंदुस्तानी की एक कविता में भी, रिसर्च प्रोजेक्ट में जो बच्चों ने कविताएं लिखी थी, उसमें भी था कि आज़ादी मेरा फ़ोन है क्योंकि मैं इसमें कुछ भी देख सकती हूँ। तो बिल्कुल ये टूल भी है एम्पावरमेंट का, एंड हम क्यों इसको किसी को इससे रोकें। बट आई अंडरस्टैंड कि एक जो एंग्जाइटी होती है स्क्रीन्स को लेके, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ना इसको, जो इसके साथ मॉरल पैनिक एक जुड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा हटा के उसके बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही है जिसके साथ एक ये पैनिक जुड़ा है। मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब हम लैंडलाइन फ़ोन होता था और हम लंबी लंबी बातें करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो मेरी नानी हमेशा कहती थी कि क्या है ये, मतलब क्या बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बंद करो, बहुत हो रहा है। तो दैट हर दौर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे लगता है कि माय गॉड सब चीज़ बिखर जाएगी। So that moral panic, I think, is something we have to like control, because this is their everyday, this is their time, this is what their world is, and they understand it in a way that we don't. But having said that, मुझे लगता है कि particularly जो बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए कुछ हमें सोचना ज़रूरी है कि मतलब वो टेबल टेनिस अगर खेलें तो क्या वो स्क्रीन पे खेलें, क्या एक्चुअली फिजिकली खेलें। तो एक आई थिंक एक जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि जा रही है, और इस पे थोड़ा पर्टिकुलरली अर्बन स्पेसेस में इस पे हमें काम करना चाहिए कि बच्चे बाहर उतना नहीं जा पा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बट देयर इज़ अ राइटर कॉल्ड जे ग्रिफिथ्स, एंड शी इज़ रिटन अबाउट how children have to be connected not just to their kin but to their kith. So that idea कि हमारा क्या है माहौल, हम जिसमें बढ़ रहे हैं, वो पेड़, वो घास, वो गलियाँ, हम किस रास्ते से अपने घर पहुंचते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये भी तो सीखना हुआ ना, ये भी एक मतलब हम इंडिपेंडेंट ज़िंदगी हमें अगर जीना है और सीखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करना आना चाहिए।
तो आई थिंक ये घट रहा है, और ये कुछ घट रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और पेरेंट्स के पास उतना वक्त नहीं है, बिकॉज बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क। तो ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा कि देन व्हाट हैपेंस, can only the nuclear parents be held responsible, or should we as a society create a context जहाँ बच्चों के लिए this possibility can exist? तो वो क्या possibilities हो सकती हैं? क्या कुछ community networks जिससे किसी और के बच्चों के साथ आपके बच्चे भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें और बाहर जा सकें? कौन उन्हें बाहर ले जा रहा है सुपरविजन के साथ? इस तरह की चीज़ें। The other I think is also कि जगह क्या हो रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर तरह का कंस्ट्रक्शन, और ये नहीं सोचा जाता। हाँ, गेटेड कम्युनिटीज़ में होते हैं पार्क्स, लेकिन वो कितने बच्चे हैं जो गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं? तो हमारी बस्तियों के जो बच्चे हैं, जगह ही नहीं है खेलने के लिए। तो हम जो पब्लिक एक जैसे स्पेसेस होना चाहिए, जो कॉमन स्पेसेस होना चाहिए, उसमें कैसे बच्चे उसको एक्सेस करें? एंड देन द लार्जर काइंड ऑफ लाइक क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जिसका हम मतलब वी कैन नॉट जस्ट ट्रीट दैट लाइटली। वो है एक प्रॉब्लम, और माँ बाप को डर रहता है। आई थिंक हम लोग, मेरे बचपन में हम काफ़ी छोटी उम्र में, 8-9 साल की उम्र में हम अकेले दुकान तक जाते थे, लेकिन अब नहीं जाने देते हैं। हाँ, बस्तियों के बच्चे जाते हैं, दे हैव टू गो, पर मिडिल क्लास बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है। सो आई थिंक लाइक देयर आर many things, and there are structural things that need to be tackled, which actually not only about childhood and not only about children. It is about the way we imagine ourselves as people. हम अपने gated community में हर चीज़ खूब अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम पार्क बना सकते हैं, वहाँ वो नीचे खुद जा सकते हैं क्योंकि लाइटें अच्छे से लगी हुई हैं। ये सब हम कर सकते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे सब हमने कर लिया है। बट फिर वो भी ज़िंदगी एक सीमित ज़िंदगी है ना, वो बच्चा एक सीमित ज़िंदगी जी रहा है और उसके एक्सपीरियंसेस उस दायरे में हैं। तो वो भी एक I mean, to me, we need to work not just with the child who is underprivileged, but also with that child who is living this constrained life. क्योंकि फिर उसके experiences कितने सीमित हैं, और उसको पता भी नहीं है कि और तरह के बचपन होते हैं। सो दैट लाइक हमारा जो ये हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं, तो हम पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ना, कि सुनना चाहिए बच्चों को एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि ये भी बचपन होता है। ताकि जैसे वो उस लड़की ने कहा ना कि मुझे घर पे ये कहते हैं लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ, मैं उनकी बात नहीं मानती, ये चॉइस बच्चों में खुद होना चाहिए ना, वो एजेंसी। तो वो एजेंसी डेवलप करने के लिए उनको पता भी होना चाहिए ना कि और क्या है दुनिया में। मतलब मेरे आसपास जितना भी मैं सुन रहा हूँ 90% लोगों की स्ट्रगल यही है, बिकॉज एजुकेशन का एक बहुत ही कंपेटिटिव तरह से इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि हम अपने बच्चों को किताबों की तरफ कैसे ले जाए। हाँ, वो हमेशा वो एक बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं जिसको किताबें पढ़ना एक्चुअली पसंद है, और वो सोचते हैं हमारे बच्चे वैसा क्यों नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है कि रीडिंग आजकल थोड़ा सा एक फेटिश हो गया है। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं तो पढ़ती हूँ, मेरा बचपन किताबों में गुजरा तो मुझे वो अच्छा लगा। हाँ, मेरा जो बच्चा है बच्चा था, अब बड़ा हो गया है, तो उसका बचपन भी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तो मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ वो शेयर करूँ। हो गया, वो भी एक रीडर बन गया। आई थिंक एक हद तक ये बिल्कुल आई विल नॉट से कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक हम उसको फेटिश बना देते हैं। बच्चे शायद किताबें उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ और पढ़ रहे हों, तो उसको भी हमें थोड़ा सा ना खुल के उसके बारे में सोचना चाहिए। रीडिंग इज़ नॉट अबाउट कि बस मैंने ना मतलब 1 महीने में 10 किताबें पढ़ ली। रीडिंग इज़ थिंकिंग, जैसे वो कहते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डूइंग, नॉट जस्ट द पैसिव रिसीविंग, है ना। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हो सकता है कि डिवाइसेस पे भी पढ़ा जा सकता है, और पढ़ रहे हैं। तो अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स ऑल ओके,
It's not all okay and there is something that we need to think about. But मुझे लगता है कि ये इस तरह से जब हम एक उसको फेटिश बना देते हैं ना, then I think we actually do a disservice. वो उसको उस तरह से सॉल्व नहीं हम कर सकते. तो एक तो माहौल बनाना होता है, उसमें जो रीडिंग में प्लेजर है वो प्लेजर बच्चे को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. तो वो किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर सकता है, शायद वो एक माहौल का क्वेश्चन हो कि घर में करें या लाइब्रेरी में करें या स्कूल में करें और दोस्तों के साथ, ये है प्रॉब्लम. या शायद वो है कि जिस तरह की किताब एक बच्चे को चाहिए वो उसे मिली नहीं है, तो वो ढूंढना. शायद ये है कि कोई बच्चा साथ पढ़ना चाहे, शायद ये कोई बच्चा अकेले में पढ़ना चाहे. तो अगेन आई थिंक हर चीज़ में आई थिंक माई आंसर कम्स बैक टू दिस आइडिया कि एक नॉर्मेटिव चीज़ नहीं हो सकती और हमें देखना है कि हमारे साथ जो बच्चा मौजूद है वो किस तरह का बच्चा है, उसको हमें जानना ज़रूरी है. चाहे वो हम माँ बाप हों, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम और बाय स्टैंडर हों, हमें वो जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह का बच्चा है. जस्ट एज वी डू विद अडल्ट्स, we are quite okay trying to get to know an adult when we meet an adult. But I don't know if we come with that same curiosity to children. काफ़ी पेरेंट्स का मतलब क्यूरियोसिटी तो है, बट मे बी उनको पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में ले जाना है गाड़ी को. तो दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स ये भी अब सोच रहे हैं कि अच्छा चलो साइंस नहीं, मैथ्स नहीं, आर्ट्स नहीं, कॉमर्स नहीं, पर कुछ क्या करना है, कुछ तो करना होगा, कुछ तो एक मुझे टैप इन करना पड़ेगा इसकी कोई एक चीज़ में जो ये एंजॉय करता हो. एंड हाउ डू आई मेक इट रिकरिंग. तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं. एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड दैट. एंड वही है दैट यू मेंशन ना, जो कंपटीशन का एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है. तो बट what I'm saying is that there are structural things that we need to work at, and then there are things that we can do at the individual level. Some years ago, I did this film called Happiness Class. I shot in 3 government schools in Delhi, where the happiness curriculum had been introduced. So uska 1 saal ho gaya tha. So the film was commissioned by the Foundation for Universal Responsibility of the Dalai Lama. Just as a way to see कि मतलब क्या हो रहा है करिकुलम के साथ. एंड करिकुलम इंट्रोड्यूस किस लिए था, इसलिए कि लगा कि बहुत प्रेशर है बच्चों पे, स्ट्रेस है, एंड चिल्ड्रन नीड सम वे टू कोप विद दैट, राइट. तो आई फील कि मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है तो वो ऐसा होना चाहिए in which that you don't need that 1 hour separately और 35 मिनट का जो लेसन है हैप्पीनेस क्लास का. मतलब अगर आप वो एक 35 मिनट लेसन इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी जो आपकी 7 लेसन्स हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा होगा. तो जब हमने एंड आई वाज शूटिंग इन द स्कूल्स, the children of course they respond to this because वो एक क्लास है जिसमें teachers are doing fun things, उनके साथ खेल रहे हैं, वो उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, playful activities, तो मज़ा तो आ रहा है उनको. हाँ, and they also say कि नहीं, हमने सोचा ये जो आंखें बंद करके ना स्ट्रेस को रिलीव करना है, जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है, हम कभी कभी घर पे भी कर लेते हैं. सो इट्स नॉट लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं है. द पेरेंट्स ऑल्सो दे फील कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, हमारे बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखाया जा रहा है. बट वन टीचर सेड दिस टू मी कि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा होना चाहिए कि टीचर खुश हो के क्लास में आए, खुशी खुशी वो बच्चों को पढ़ाए और इसकी ज़रूरत ना हो. तो वो सिस्टम हमारा होना चाहिए. ऑफ कोर्स पेरेंट्स डोंट नो, पेरेंट्स डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड. जो हमारे बचपन में था वो अब नहीं है, और आगे क्या करें, कैसे पता लगाएं कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, ये कैसे होगा. तो अगेन आई गो बैक टू दैट एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग दैट फिल्म. उसमें एक टीचर ने कहा कि मुझे भी मतलब ये जो इससे सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, लेकिन मुझे एक चांस मिला कि 40 के बच्चों की क्लास में थोड़ा सा मैं समझ पाई हूँ कि किस बच्चे को क्या अच्छा लगता है.
तो इसका मतलब ये है कि हमने टाइम क्रिएट किया है वो समझने के लिए. आंसर इज देयर ना, दैट वी हैव टू मेक द टाइम, वी हैव टू एंगेज. हम बच्चों से बातचीत करें, हम अपनी क्यूरियोसिटी को साथ ले जाएं, ना कि हम ये कि हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं. तो ये आई थिंक एक एंजाइटी जो हमारे अंदर एज पेरेंट्स एज अडल्ट्स होती है, और इट्स देयर इज अ रीजन आल्सो फॉर इट. आई थिंक हम लोगों को खुद उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, और आसान नहीं है. एज अ पेरेंट आई नो आई हैव मेड मिस्टेक्स लाइक दैट. तो बट आई थिंक दैट इज द थिंग, दैट इज द की. हमें टाइम बनाना है और हमें उनके साथ बैठ के बात करना है टू फाइंड आउट रियली what is it that they are struggling with, that they need, and every child it will be different. बट बेसिकली काफ़ी पेरेंट्स का डिसिप्लिन को लेके भी होता है कि ये 7 बजे उठ जाओ और 9 बजे सो जाओ, उसमें ही निकल जाता है पूरा टाइम के ये 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरे बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ. तो आपके हिसाब से डिसिप्लिन का क्या रोल है और डिसिप्लिन को कैसे लागू किया जा सकता है? आपको याद है पिछले साल या कब हुआ था, यूपी में एक टीचर ने हिंदू लड़के से मुसलमान लड़के को पिटवाया था हाँ एज अ साइन ऑफ डिसिप्लिन, हाँ है ना? दैट वाज आल्सो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. हाँ सो वी हैव टू रीथिंक डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? ये भी उन्होंने कहा था कि हमने डिसिप्लिन के तौर पे करा था. बच्चे हमारे सब बच्चे होते हैं और हम तो चाहते हैं कि इससे बच्चा सीखे, यही था ना उनका. दैट वाज देयर थिंग. तो अगेन द क्वेश्चन इज दिस, अगर हम बच्चों को इस तरह से समझ रहे हैं कि हमें सब पता है और बच्चे को कुछ नहीं पता है, then we will enforce everything ना. we will enforce discipline, we will enforce कि आप competition में हिस्सा लें और अच्छे marks लाएं. we will enforce कि आप given what your context is, we will enforce कि आप मत बैठिए दलित बच्चे के साथ और मुसलमान बच्चे के साथ. so what I'm saying is कि these things जो parenting की जो आप ये बातें कर रहे हैं, they are not separate from the way we imagine society and our larger structural questions. And parents, like all adults, also need to do some self-reflection. If we want children to be successful, we want them to live an examined life, then we have to also first begin by living that examined life ourselves. तो हम ये अगर हम मान के चलें, हमें सब पता है कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप 7 बजे उठें और फिर 1 बजे खाना खाएं, और ये शायद, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता है, बट आई थिंक कि ये हमें एक साथ मिल के बच्चे के साथ फिर ये इस पे हमें तय करना है. इसको एक तरीका है एग्जीक्यूट करने का. हर चीज का आई थिंक द हाउ ऑफ इट इज ऑलवेज एज क्रिटिकल एज द व्हाट ऑफ इट ना. कंटेंट एंड फॉर्म, इट्स हम किस तरह से किसी चीज को बोलते हैं इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हम क्या बोल रहे हैं. तो जो हम सुनने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बातें सुनने की, उनके एक्सपीरियंस को सुनने की, अगेन इट इज बोथ अबाउट द कंटेंट एंड द फॉर्म. हम उनसे क्या सीख पाएंगे, कंटेंट निकल के कैसे आएगा अगर हम सही तरह से हम उनसे बात नहीं कर पाए. तो हम किस तरह से बात करें? हम पेट्रोनाइजिंगली बात करेंगे तो बच्चा नहीं बात करेगा, हमसे क्यों बात करेगा? अगर आपको प्रायोरिटी बनानी हो कि बच्चों के साथ हम कैसे बिहेव करें, तो उसमें क्या होगा वो लिस्ट? क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है. टू थिंक ऑफ द चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, एंड चिल्ड्रन आर इन द वर्ल्ड, मतलब वो दुनिया में हैं जिस तरह से हम हैं. हमें लगता है कि और ये कितना कहा जाता है ना कि बच्चे कच्चा घड़ा है, उनमें हमें देयर आर ब्लैंक कैनवस एंड ऑल दैट. आई फाइंड दैट वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज बच्चों के एक्सपीरियंसेस डे 1 से शुरू हो जाते हैं. साइकोलॉजी हैज टॉट अस दैट कि बेबीज आर द वे दैट वी आर विद बेबीज, दोज एक्सपीरियंसेस शेप द वे दैट दे आर. So हमें ये भी पता है कि psychology has also taught us this, that we are carrying a child in us throughout our lives. और जो हमें बचपन में चोट लगी है, घाव लगे हैं, वो हम 60, 70, 80 की उम्र तक हम उनको उसके साथ जूझ रहे होते हैं. करेक्ट. सो मुझे लगता है कि दिस आइडिया के बच्चों को कुछ नहीं पता, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू थ्रो आउट ऑफ द विंडो. बच्चों को पता है थोड़ा बहुत, और कि कुछ बच्चों को पता होगा बहुत सारा. जैसे कि
कुछ अडल्ट्स को बहुत कम पता होता है। हम देख रहे हैं ना कि जो सत्ता में अडल्ट्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो एक तरह से अपने ऊपर तवज्जो खींचना चाह रहे हैं। वो दे आर स्पीकिंग लाइक स्पॉइल्ड, पावर हंग्री। सो वी नो दैट कि जो कुछ अडल्ट्स हैं जिनको ज़्यादा मालूम है, कुछ अडल्ट्स हैं जिनको कम मालूम है। तो उसी तरह से बच्चे भी इस तरह से हैं। तो आई थिंक हमें एक क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ जो हम किसी अडल्ट को दें वो ही हमें बच्चे को देना चाहिए। एंड दैट इज द की प्रॉब्लम। हमारे पॉलिसी, द वे आवर स्कूल्स रन, द वे दैट वी आर एट होम, I think that is the key thing, that are we giving children the respect that they need, because they are also people. They are not just small people, but they are people. But अगर इसको देखें, do you think that you can differentiate between a protected childhood and at the same time a free childhood? Basically अगर आपका बच्चा स्केटिंग के लिए जा रहा है तो आप उसको नी पैड्स पहना दो, जी जी, पर स्केट्स ही ले लो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। how do you You're right. how do you do that on a daily basis? I think it will depend on case by case. Correct. What is that child? I think though that like when we are talking of policy, when we're talking of school systems, then we have to imagine many kinds of children who are there for us, right? So there will be certain things that, yeah, okay, in a school, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पे हम पाबंदियां लगाएंगे. And those are things that, that at the policy level, institutions have to take, and those are things that they have to create. But within that, what is it that you allow children to be exposed to? ये एक सवाल हो जाएगा ना, कि मतलब हम उनके एक्सपीरियंसेस सीमित करना चाहते हैं कि हम उनके एक्सपीरियंसेस खोलना चाहते हैं. दैट आइडिया ऑफ विंडो एंड मिरर इन एजुकेशन ना, कि हम चाहते हैं कि बच्चों को नई चीज़ें मिलें एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि उसी तरह से वो बढ़ेंगे. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जिस तरह से खेल में हम प्रोटेक्टिव गियर डालते हैं, तो इन दैट सेम वे अगर हाँ ये स्क्रीन की हम बात करें और इंटरनेट की बात करें, तो हम उनको इंटरनेट से महरूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इंटरनेट सेफ्टी की और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज फॉर यू, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेफ. नो, मतलब किसी से बात कर लेना नेट पे, ये इस तरह का ना, सोशल मीडिया पे इस तरह का. सो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग. आई थिंक दैट एक रिलेशनशिप बनाना, दैट इज द की. और वो रिलेशनशिप बनाना ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक स्कूल्स में भी एक बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाना, दैट द चाइल्ड इज एबल टू ट्रस्ट दैट दिस इज बीइंग डन फॉर माई सेफ्टी. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे स्कूल में जो हमेशा लगेंगी बच्चों को कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो और वो थोड़ा सा एक टेंशन रहेगा, बट आई एम ओके विद दैट. वो तो एक ज़िंदगी में होता है थोड़ा बहुत. और बच्चों को ये भी आई थिंक एकदम कि हर चीज़ जो उन्हें सही लगे वो मिल जाना, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना, कि कुछ ये भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमें सब चीज़ें हमारी पसंद की नहीं मिलती, और उसको अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत भी है, to work around it. To work around it. But for me, like I'm interested not so much in, like, of course parenting is part of it. कि हम as parents हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हम कैसे उनको थोड़ा सा दुनिया में छोड़ रहे हैं ना. मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि you turn 18 and फिर उसके बाद आप फौरन सब कुछ कर पाते हो. एंड इनफैक्ट नाउ वी आर सीइंग मिडिल क्लास प्रिविलेज पेरेंट्स, उन हाउस होल्ड में वो जो चाइल्डहुड है वो एक्चुअली एक्सटेंड हो रहा है ना, कि बच्चे नहीं कर पाते हैं और वो कॉलेज जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, तो माएँ फ़ोन करके बताती हैं कि खाना क्या बनेगा. हम ये कहानियाँ भी चल रही हैं आजकल. तो दैट एक्सटेंशन ऑफ चाइल्डहुड इज़ हैपनिंग फॉर सर्टन क्लास ऑफ पीपल. फॉर अ चाइल्ड कि हम उसको दुनिया से कैसे हम वाकिफ़ करें,
कि जो हमारा घर है दुनिया सिर्फ वो नहीं है। इसका मतलब ये कि आप उससे सीमित नहीं हैं, और इसका मतलब ये भी कि अगर आपके पास बहुत है तो किसी और के पास उतना सब नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमें समझना एज अ चाइल्ड, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ना। जो वो बच्चा जिसके पास नहीं है उसको ये एक उसमें एक ऐसा जज्बा लाना कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ जहाँ से मैं आया हूँ उसमें सीमित नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक ये वो लाना, और दूसरा for that child who is so privileged, who has everything, to understand कि मेरे जैसे हर बच्चा मेरे जैसा नहीं है। तो हम एक दूसरे के साथ कैसे साथ जिएं, ये, क्योंकि हम सिर्फ अपने गेटेड कम्युनिटी में और हम अपने इंटरनेशनल स्कूल में नहीं जी सकते ना। आगे जाके हमें दुनिया में जीना है और दुनिया में काम करना है और एक दूसरे के साथ ही काम करना है। तो हम वो कैसे करेंगे अगर हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे? So for me, that idea actually is something that is not just, of course, it's the parents' responsibility, but I think it's a responsibility of every adult to think about that. There's a writer, Kathleen Rundle, who writes. She's a professor in Oxford or Cambridge or something in literature, but she writes for children. उन्होंने एक किताब लिखी है, Why You Should Read Children's Books Even Though You Are So Old and Wise. And so I love that idea that there is no separation in that sense, na? That it's not कि childhood है और adulthood है, but actually it's like a continuum because we carry the child in us. Borrowing from her, but she used this phrase, no pasaran, which is a Spanish phrase, कि the evil will not pass through me. जो दुनिया की बुराई है वो नहीं मैं अपने अंदर आने दूंगी, you know, and that I feel is what we have to somehow, we have to work with children to instill that in them until we can fix the world and we can fix that evil, you know, because the evil is there. So how do we work with all these different kinds of children that they are able to say, you know, we are okay with like living together and we will not allow no pasaran. मुझे लगता है कि ये and that is वो parenting सिर्फ नहीं कर सकता, वो हम सबको करना है, मिलके सोसाइटी को करना है, पॉलिसी लेवल पे करना. I'm so sorry. Yeah. Thank you so much. I think we've thanked you. Yeah.